धीरज गुरुग्राम के एक बैंक में बैंक मैनेजर है। सब उसकी ईमानदारी और गलत बात के खिलाफ खड़े होने की सराहना करते हैं। धीरज के परिवार में एक माँ, 3 भाई और 3 भाभियां और उनके बच्चे रहते थे। धीरज का परिवार बहुत सुखी था, पर उनके घर में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे, कौन हो तुम और अंदर किसने आने दिया? चल सूट बूट, तुझे उठाने आए हैं। आप बैंक का पैसा नहीं लूट सकते, हम पुलिस को बुलाएंगे। हम तुझे लूटने नहीं, उठाने आए हैं। चुपचाप चल हमारे साथ। आदमी धीरज की पीठ पर बंदूक रखकर उसे आगे बढ़ने को बोल रहा था। जब वो अपने कैबिन से बाहर निकला, सब लोग चुपचाप खड़े थे। वो बदमाश धीरज को बाहर की तरफ एक जीप की ओर ले गए। बदमाश ने धीरज को जीप में बैठने का इशारा किया। धीरज डरा हुआ जीप में बैठ गया। उसके साइड पर ड्राइवर और दूसरी बगल में बदमाश बंदूक उसकी कनपटी पर रखकर बैठ गया। पीछे कुछ गुंडे थे। उसके पीछे 2 और जीपें थीं। चलो जल्दी, बकरे को मालिक तक पहुंचाना है। धीरज मन ही मन सोच में पड़ गया। मैंने किससे पंगा ले लिया? कहीं कोई मुझे मारना तो नहीं चाहता? कल ही मैं एक फेरी वाले से झगड़ पड़ा था। कहीं वो तो नहीं गुंडे ले आया मुझे पिटवाने के लिए? हे भगवान, क्या होगा अब मेरा? ये लोग मुझे किडनैप तो नहीं कर रहे? घर में इतने पैसे भी नहीं कि फिरौती दे सकूं। ये लोग मुझे बकरा बोल रहे हैं। कहीं ये मेरी बलि तो नहीं ले रहे? धीरज के दिमाग में घमासान चल रहा था। माथे पर तनी बंदूक ने जैसे उसके मुंह पर ताला लगा दिया। आगे जाकर जीप एक हवेली के सामने रुकी, जहां बंदूक ताने आदमी खड़े थे। चल उतर, तेरी बारात में आए हैं। धीरज याद करने लगा, कहीं मैंने किसी गुंडे बदमाश को बुरा तो नहीं बोल दिया। सामने उसे एक हवन कुंड और कुछ सामग्री दिखी, और कुछ बंदूकधारी लोग एक बुर्जदार रौबदार आदमी को घेरे हुए खड़े थे। जैसे ही धीरज अंदर आया, वो उसे तीखी नजरों से देख रहा था और अपनी गोल मूंछों को ताव दे रहा था। भाई, मुहूर्त निकालोगे? बिठाओ इस छोरे को। ये क्या कर रहे हो? उसे लगा कहीं ये बलि की कोई रस्म तो नहीं हो रही। छोड़ो मुझे, ये आप गलत कर रहे हैं। किसी की हत्या करना पाप है, किसी की बलि लेना अंधविश्वास है। पाप तो हम अपनी बंदूक से करते हैं, पर आज तेरी अलग तरह से बलि लेनी है छोरे, तू भी याद रखेगा। इतने में एक लाल शादी के जोड़े में सुंदर सी लड़की अंदर आई, जिसका मस्तक चौड़ा और गांव की लड़कियों जैसा शरीर था। उसके चेहरे पर शर्म से ज्यादा बेफिक्री थी। धीरज को भी वो लड़की लुभा गई। उसने पहले धीरज को देखा और फिर मुखिया को बोली, ताऊ, अगर तुम जुबान के पक्के हो तो मैं भी पक्की हूँ। आज देख लो, मैंने छोरा भी मंगवा लिया। अब अपनी जुबान पे रहना। आज मैं शादी कर रही हूँ। तारा, अभी ना पूरी हुई हमारी शर्त। ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर भी दिखनी तन्ने। धीरज को तारा अच्छी लगी, पर जैसे ही उसने जुबान खोली, उसे दबंगई जैसी महसूस हुई। उसके मन में आया, ये तो मेरा जीना हराम कर देगी। कहाँ फंस गया मैं? ये तो दबंग दुल्हन है। उसने सोचा उसे कुछ भी करके भागना चाहिए, पर गुंडों की टोली देखकर जैसे वो डर गया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ताऊ और तारा संवाद कर रहे थे। उतने में वो उठकर खिसक ही रहा था कि तारा ने उसकी बांह पकड़ी और एकदम से नीचे खींचा। कहा जा रहा है, चुपचाप शादी कर, नहीं तो भेजे में पीतल भर देंगे। धीरज के तो जैसे होश उड़ गए। उसे अपना आने वाला समय दिख रहा था। बंदूक की नोक पर उसका पूरा घर नाचेगा। माँ और तीनों जेठानियां उसकी सेवा करेंगी। भविष्य में मेरे बच्चे खिलौनों की जगह बंदूकें उठाएंगे। तभी एक गुंडा आकर बोला, पंडित जी आ गए। अरे पंडित, जल्दी कर,
जमाई ज्यादा ही उतावला हो रहा है भागने को। शादी के मंत्र धीरज को जीवन भर की जंजीरों की तरह लगे। उसे अपनी जिंदगी को लेकर सपने चूर चूर होते दिख रहे थे। आग की लपटें जैसे आने वाली मुसीबतों का संकेत दे रही थीं। धीरज को एक सुंदर, सुशील और शर्मीली लड़की चाहिए थी, जैसी वो सोचता था, स्वभाव से मीठी और आज्ञाकारी। पर आज उसका वो सपना तबाह हो गया। एक दबंग दुल्हन से उसका पाला जो पड़ा था। आखिर शादी संपन्न हुई। धीरज के मन में था, घर वालों को वो कैसे बताए कि उसकी शादी हुई तो किससे। धीरज के गले में वरमाला लोहे की बेड़ियों जैसी लग रही थी। ताऊ ने तारा से कहा, बेटी, अभी शर्त कौनी पूरी ना हुई। हमारे बीच की बात याद है? पहले शादी, फिर अच्छी बहू और पत्नी बन, फिर तू यहाँ की मुखिया बनेगी मेरे बाद। ये सब जिम्मेदारी तेरी। पर बंदूक नहीं चलेगी, ये यहीं छोड़नी पड़ेगी, जैसे बहुएं होती हैं। और छोड़े, तू सुन, खबरदार इसको रुलाया तो। ये क्या, मेरे को रुलाएगा? रोने के दिन अब इसके हैं। चलो इसके घर। पतिदेव जी, अपने घर का पता तो बता दो कि वो भी मैं लगवाऊं। दीदी जी, मेरे को पता है। चलो फिर अपने जीजू के घर। बड़ी भाभी धीरज की माँ कमलावती के पास आई। माँ जी, मेरा सुझाव है कि अब हमें धीरज की शादी एक सुंदर सी लड़की से करवा देनी चाहिए। मेरी बहन है ना त्रिशा, मॉडर्न और संस्कारी दोनों है। घर का कामकाज भी संभाल लेती है, और तो और धीरज के साथ उसकी बनती भी है। आप कहें तो दोनों का रिश्ता पक्का कर दे। तुम बड़ी बहू हो, जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। त्रिशा अच्छी लड़की है और हमारे घर की छोटी बहू बनने के सारे गुण हैं। लगता है धीरज आ गया। आज तो उसे सरप्राइज कर देंगे। सुशीला ने जैसे ही दरवाजा खोला, धीरज एक लाल जोड़े में लड़की और पीछे 2 गुंडों के साथ खड़ा था। धीरज, ये कैसा मजाक है? मैं तुम्हें चौंकाने वाली थी, तुमने हमें ही सरप्राइज दे दिया। भाभी, मेरी और तारा की शादी हो गई। क्या? उनकी आवाज सुनकर दूसरी बहू रूही और तीसरी बहू छवि बाहर आ गईं। अरे क्या हुआ? आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो ना धीरज? ना भाभी, ये सच है। तुम लोग कितना टाइम पास कर रहे हो? जल्दी से आरती की थाली लाओ और मेरा स्वागत करो। कैसी आरती? तुम हमारे घर की बहू नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। तारा ने अपने साथ आए गुंडों को इशारा दिया। वो बंदूक के साथ अंदर घुसे और उनके सर पर बंदूक रख दी। शादी की खुशियां मनानी है या किसी को अपना राम राम सत्य करवाना है? बंदूक देखकर सब डर गए। माँ ने रूही को फौरन आरती की थाल और चावल का कलश लेने को कहा। माँ ने बड़ी बहू से कहा कि सुशीला आरती उतारो, पर सुशीला ने मना कर दिया। फिर माँ ने रूही को ही आरती करने को कहा। कलश पैर से गिरवाकर नई बहू ने धीरज की दुनिया में कदम रखा। तारा घर को टुकुर टुकुर देख रही थी और तीनों जेठानियां उसे कड़वी निगाहों से। बड़ी बहू सुशीला जैसे अंदर से जल रही थी। उसका इरादा अपनी छोटी बहन को देवरानी बनाकर इस घर पर राज करना था। वहीं धीरज की माँ कमलावती अब भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि धीरज की शादी ऐसे कैसे हो गई। तभी तारा सोफे पर मस्त जाकर बैठ गई। अरे पति देव जी, इन सब से मेरा परिचय तो करवाओ। ये मेरी माँ है और ये 3 बड़ी भाभियाँ। लगता है मेरे आने से कोई खुश नहीं है। कोई नहीं, आप सबको आदत पड़ जाएगी। आप सभी का नाराज होना एकदम जायज है। हम दोनों ने बिना आप सबके शादी कर ली और आप सभी से आशीर्वाद भी नहीं लिया। क्या करें, शादी जल्दबाजी में हुई थी। सासू माँ, माफ कीजिए, हम दोनों ने बिना बताए शादी कर ली। अब चलो, जो हुआ सो हुआ। आप आशीर्वाद दीजिए। वो और धीरज दोनों माँ के पैर छूने लगे। कमलावती ने सोचा, चाहे रोकर ही सही, मुझे इसे बहू के रूप में अपनाना पड़ेगा, और दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। दोनों ने रूही और छवि से आशीर्वाद लिया, पर जब सुशीला की बारी आई
तो उसने पैर पीछे कर लिए। वो धीरज को घूर कर देखने लगी। धीरज ने जैसे शर्म से अपना मुंह नीचे कर लिया और सुशीला अपने कमरे में चली गई। दोनों आदमी जो तारा को छोड़ने आए थे वहां से विदा होकर चले गए। बेटा, तारा को कमरे में ले जाओ। उसने तारा का सूटकेस उठाया और कमरे की तरफ ले गया। उसने कोने में सूटकेस रखा और हताश होकर वरमाला निकालकर बिस्तर पर बैठ गया। छत की तरफ देखकर जैसे कौन कौन से तूफान उसके मन में उमड़ रहे थे। तारा ने अपना सूटकेस खोला, उसमें से एक जीन्स और कुर्ता निकाला। अपने गहनों को उतारकर उसने साइड में रखे और कपड़े बदलने चली गई। धीरज कमरे के बाहर आया। सुशीला हॉल में ही थी। वो धीरज की तरफ गई और बोली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाभी, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। देखा आपने, उसके पीछे गुंडे खड़े हुए थे। ऑफिस से सरेआम मुझे उठा लिया गया। बंदूक की नोक पर जबरदस्ती शादी करवाई गई। जो होना था सो हो गया। ईश्वर की मर्जी मानकर इसे स्वीकार लो। सुशीला को तारा रास नहीं आई। उसके मन में चल रहा था, अगर वो शेरनी है तो मैं भी कम नहीं। इसे सर्कस की शेरनी ना बनाया तो मैं रोहतक की नहीं। उसने रूही और छवि के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का मन बनाया। सुशीला रूही के पास गई। तुम्हें ये तारा कैसी लगी? ये तो आते ही अपना दबदबा डालने लग गई। आने वाले समय में इस घर में गुंडे बदमाश डेरा बना लेंगे। अगर हम मिलकर इसको इस घर से निकाल दे। मैं भी इसमें शामिल हूँ। मुझे भी इस लड़की से छुटकारा पाना है। ऐसे कैसे धीरज की शादी ऐरी गैरी लड़की से हो सकती है? तीनों ने हाथ के ऊपर हाथ रखा और प्रण लिया कि अब तारा को इतना मजबूर कर देंगे कि वो इस घर से जल्दी विदा हो ले। तारा तैयार होकर बाहर आई। कमलावती दीवान पर बैठकर नाममाला कर रही थी कि उसने तारा को देखा। ये कैसे कपड़े पहने हैं? सुशीला बाहर आई और अपनी सास के हाव भाव समझ लिए। उसे एक सुझाव आया कि तारा को घर के रीति रिवाजों में इतना बांध देते हैं कि ये परेशान होकर खुद ही घर से चली जाए। हे भगवान, जिस घर की बहुएं सूट साड़ी पहनती हों वहाँ ये जीन्स पहनकर घूमेगी। बहू, ये जीन्स टॉप तुम्हारे घर में चलते होंगे। यहाँ घर के कुछ नियम कायदे हैं। जाओ, जल्दी जाओ और सूट पहन कर आओ। इतना क्या आप सास बहू वाले रिएक्शन दे रहे हो? मैं जैसी हूँ वैसे ही घूमूंगी। यहाँ मुझ पर फालतू नियम लागू करने की सोचना भी मत। शादी ही की है, कोई तुम्हारी चाबी वाली गुड़िया नहीं हूँ कि कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी। कपड़े मैं अपनी मर्जी के पहनूंगी। देखो देखो इस कल की आई लड़की को। आज इसने कपड़े पहनने से मना कर दिया, कल को कुछ और करेगी। माँ, इस घर में गुंडा राज आ जाएगा। ये लड़की तो आफत है। हाँ, हूँ मैं आफत। आफत उनके लिए जो आप जैसी आग में पेट्रोल डालने वाली हो। मेरे ख्याल से कपड़ों से किसी का चरित्र नहीं भापा जाता। अगर इतना ही था तो अपनी बिरादरी वाले से शादी करती। हम शरीफों में तुम्हारा क्या काम? काम तो मैं अच्छों से करवा लेती हूँ। ऐसे ही मुझे बुलेट क्वीन नहीं बोलते। ये तमंचा छोटा जरूर है पर काम बड़े करता है। मुझसे उलझना भारी पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? तुम अपने ताऊजी की बात भूल गई? उन्हें कितना बुरा लगेगा जब ये बात उन्हें पता चलेगी। तारा ने तमंचा फौरन जीन्स में रखा और कमरे के अंदर चली गई। उस रात तारा धीरज का इंतजार कर रही थी कि वो उसे अपने दिल की बात बताए। धीरज कमरे में आया और अपना सिरहाना और चादर ली। उसने अलमारी से एक मोटा गद्दा निकाला और जमीन पर बिछा दिया। तारा जो ये देख रही थी, उसने धीरज से कहा, आज तो हमारी पहली रात है, चलो ना अच्छी अच्छी बातें करते हैं। जिस शादी का आधार जबरदस्ती हो, वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? आपको पता है मैंने आपको पहले कहाँ देखा था? आप किसी दुकानदार से बहस कर रहे थे। आपके चेहरे पर जब वो गुस्सा देखा, उसी वक्त आप मुझे पसंद आ गए थे। जब ताऊ ने शादी की शर्त रखी तो मैंने आपका पता लगवाकर आपको उठवा लिया। चलो अब ऊपर आ जाओ। धीरज ने जब सुना, अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए सोच रहा था,
उसे मैं गुस्सा करते हुए पसंद आया? क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ? पर जिस तरीके से शादी हुई, उसकी नाराजगी जायज थी। वो तारा को पीठ दिखाकर नीचे सो गया। अगले दिन सुशीला धीरज के कमरे में आई। उसने धीरज को नीचे सोता देखा तो ये सुनिश्चित हो गई कि धीरज को इस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने तारा से कहा, उठो तारा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, सब तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। क्या? आज मैं खाना बनाऊंगी? अरे मेरे उन्होंने भी काम पर जाना है, जल्दी उठो। अगली बार से मुझे मत छूना। और चलो, मैं आ रही हूँ। उसने फोन उठाया और कॉल लगाई। फिर वो नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद तारा ने धीरज को उठाया। चलो उठो, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तारा रसोई की तरफ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। छवि ने आकर दरवाजा खोला तो एक आदमी 2 बड़े लिफाफों के साथ खड़ा था। आप कौन है भाई साहब? तारा जी हैं, उनका पार्सल है। तारा भागती हुई आई। छवि भाभी, ये मेरा पार्सल है। तारा ने डिलीवरी वाले के हाथ में पैसे पकड़ाए और पार्सल लेकर रसोई की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर आकर बैठ गए। बहू, खाना बना के नहीं? तारा खाने के डिब्बे लेकर आई जिनमें खाने की भीनी महक आ रही थी। धीरज ने कहा, लगता है खाना बहुत अच्छा बना है। इस बात पर सुशीला ने उसे घूरते हुए देखा, जैसे नाराजगी जाहिर कर रही हो। सब खाना खाने लगे। बेटी, मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। मैं आप सबको सच बताना चाहती हूँ, ये खाना मैंने नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया है। सुशीला को जैसे ताना मारने का मौका मिल गया। देख लो, हम सब तारीफ करते जा रहे हैं और ये महारानी बाहर से ऑर्डर कर रही हैं। आज तक इस घर की किसी बहू ने ऐसा नहीं किया जो इस बदतमीज कल की आई लड़की ने किया है। भाभी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए ऑर्डर किया। पर ये खीर मैंने बनाई है। मेरे माँ बाप जी एक्सीडेंट में चल बसे थे जब मैं 14 साल की थी। मेरी माँ ने सिर्फ मुझे खीर बनाना सिखाया था। उसके बाद मैं ताऊ जी के साथ उनके काम में लग गई थी। कोई खाना सिखाने वाला नहीं था। ये बात सुनकर कमलावती और उसके बेटे थोड़ी भावुकता से तारा को देख रहे थे, पर तीनों जेठानियों को यह सब बकवास लग रहा था। कमलावती ने अपनी पोटली से कुछ पैसे निकाले और तारा को पास आने को कहा। बेटी, ये शगुन है। चाहे तुमने ये खाना नहीं बनाया, पर तुमने इतनी स्वाद खीर बनाई है। थैंक यू मम्मी जी, ये तो मेरे बाकी कमाए पैसों से भी अनमोल है। इसे मैं संभाल कर रखूंगी। उस दिन के बाद घर के सारे लोग सिवाय तीनों जेठानियों के तारा को पसंद करने लगे थे। बच्चे भी तारा से घुल मिल गए थे, पर धीरज के मन में तारा के लिए जगह बनना बाकी था। उसे तारा एक अच्छी लड़की लगती थी, पर अभी भी उसके मन में वो खास जगह नहीं बनी थी जिससे उसके दिल में उसके लिए प्रेम आए। वही सुशीला को तारा का मिलनसार होना रास नहीं आ रहा था। उसने सोचा, अब समय है उसे बुलाने का, जिससे तारा की विकेट जरूर गिरेगी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर घंटी बजी। धीरज दरवाजा खोलने गया। एक लड़की खड़ी थी जिसे देख धीरज हैरान हो गया था। वो उससे नजरें चुराने लगा। त्रिशा, तुम आ गई। सुशीला ने उसे गले लगाया। धीरज और त्रिशा एक दूसरे को देखते ही जा रहे थे। तारा आई। उसने धीरज का हाथ पकड़ा और पूछा, कौन है ये? ये मेरी बहन त्रिशा है और त्रिशा ये तारा है, धीरज की पत्नी। तुमने शादी कर ली? धीरज फिर नजरें इधर उधर करने लगा, पर त्रिशा उसे तीखी नजरों से जैसे बहुत कुछ कह रही हो। उसने तारा से कहा, तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। तुम्हें नहीं पता तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें धीरज मिला। त्रिशा की आंखें जैसे ज्वाला उगल रही थी, पर दायरे के कारण उसने झूठी मुस्कान पहन ली थी। तारा को कुछ अजीब लगा, फिर भी उसने त्रिशा का स्वागत किया। सुशीला त्रिशा को कमरे में ले गई और सारी बात बताई।
दीदी, अब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। इस दबंग दुल्हन को मैं धीरज की जिंदगी से निकाल फेंकूंगी। त्रिशा की एंट्री इस कहानी में क्या नया मोड़ लाएगी, जानिए कहानी के अगले हिस्से में। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आगे और भी बेहतरीन स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।